नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के मोदी सरकार की विदाई के ऐलान की, संघ और बीजेपी पर सोनिया गांधी के निशाने की। बात करेंगे तेलंगाना में चुनाव से पहले लगे बीजेपी को बड़े झटके की, एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ती परेशानी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ दौरे में बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी, भाजपा वाले बताएं उन्होंने क्या किया। सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स को जेल में डालने की तैयारी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 283 अंक गिरकर 63,591 पर बंद, निफ्टी 90 अंकों की गिरावट के साथ 18,979 के स्तर पर बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों में जीतकर सरकार बनाएगी और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जीतेगी, जिसके बाद मोदी सरकार की केंद्र से विदाई हो जाएगी। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की हिस्सेदारी का मामला हो या फिर जाति जनगणना का, और कांग्रेस के दबाव में ही बीजेपी को तेलंगाना में ओबीसी सीएम बनाने का ऐलान करना पड़ रहा है, और इसे लेकर राहुल गांधी ने अब बीजेपी को घेर लिया है। तेलंगाना के नागर कुरनूल में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के चारों पहियों की हवा निकल गई है, ये लोग अब ओबीसी सीएम की बात कर रहे हैं। बीजेपी को 2% वोट मिलेगा और वो बात सीएम बनाने की कह रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी अमेरिका गए तो वो वहां भी ऐलान कर देंगे कि हम अमेरिका में ओबीसी राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन ना तो अमेरिका में वो ऐसा कर पाएंगे और ना ही तेलंगाना में बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम पूरे देश में बीजेपी का टायर पंचर करने जा रहे हैं। पहले हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, फिर 2024 में हम देश में जीतेंगे। राहुल ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वादा करता हूं तो उसे पूरा भी करके दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर बैंक खाते में डालूंगा। आपके खाते में 1 रुपया नहीं आया और अडानी के बैंक खाते में लाखों करोड़ रुपए चले गए। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ ही राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम सबने तेलंगाना का सपना देखा था और सोचा था कि तेलंगाना की जनता इस राज्य पर राज करेगी। पिछले 10 साल में तेलंगाना की जनता को परे कर दिया गया है और एक राजा और उसका परिवार तेलंगाना पर राज कर रहा है। सारे के सारे पैसे वाले विभाग उनके परिवार के पास है। जहां भी जनता से पैसा लिया जा सकता है वो सारे विभाग केसीआर और उनके परिवार के पास है। बीजेपी और मोदी सरकार का टायर पंचर हो गया है, हवा निकल गई। राहुल गांधी ने बीजेपी की सफाई का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने देश की जनता से बीजेपी और संघ से सचेत रहने को कहा। तो क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी नीतियों के चलते आज देश मुश्किल में फंस गया है। सोनिया ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मिजोरम, मणिपुर सहित पूरे पूर्वोत्तर को संकट में डाल दिया है। संघ और बीजेपी देश और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। वे ना तो देश की विविधता को महत्व देते हैं, ना लोकतंत्र में भरोसा है और ना ही संवाद की जरूरत समझते हैं। पूरे देश पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार संसद में ऐसे कानून लाती है जो आदिवासियों के भूमि अधिकारों को कमजोर करती है। जब मिजोरम के सांसद आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें संसद में बोलने नहीं देते। सोनिया गांधी ने वीडियो में आगे कहा कि मणिपुर में पिछले 6 महीने से हिंसा हो रही है, लेकिन शांति और सुलह की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। पीएम पूरी तरह से चुप है और उन्होंने कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर का दौरा करना उचित नहीं समझा है। वीडियो में सोनिया गांधी ने मिजोरम के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है और इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के रीति रिवाजों को लेकर कहा कि इन्हें भुलाया नहीं जा सकता।
राहुल और सोनिया गांधी ही नहीं बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब बीजेपी के नेताओं को भी एहसास हो रहा है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं और इसी के चलते अब पार्टी में बगावत के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने तेलंगाना में जिस नेता पर बड़ा दांव लगाया था, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है। पिछले 3 महीने से राज्य में बीजेपी तेजी से कमजोर होती दिखाई दे रही है और इसका नतीजा अब पार्टी नेताओं पर भी दिखने लगा है। हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें भी साफ हुआ है कि बीजेपी एक अंग में सिमट जाएगी, जिसके बाद अब पार्टी के दिग्गज नेता भी उससे किनारे करते दिखाई दे रहे हैं। और अब पूर्व सांसद जी विवेक वेंकटस्वामी ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। विवेक विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तेलंगाना इकाई की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। हैदराबाद में राहुल गांधी की मौजूदगी में वेंकटस्वामी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान वेंकटस्वामी ने राज्य की बीआरएस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर की सरकार तेलंगाना के लोगों के विकास का नहीं, अपने परिवार के विकास पर ध्यान दे रही है। ऐसे में अब सत्ताधारी दल की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। वेंकटस्वामी का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रेड्डी ने पिछले साल मुनुगोड विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक लग रही झटके से पार्टी चुनाव अभियान में भी गति नहीं पकड़ पा रहा है। इस बीच वेंकटस्वामी को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि वेंकटस्वामी के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं, पार्टी में बगावत के हालात हैं और ये बगावत सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर पार्टी के प्रचार से दूरी बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में भी, जहां बीजेपी के दिग्गज ने पार्टी उम्मीदवार के प्रचार से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बीजेपी के सीनियर लीडर ही ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि उनकी बीजेपी नेतृत्व से गहरी नाराजगी चल रही है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पहले ही पार्टी की परेशानी बढ़ा चुके हैं और अब पार्टी के दिग्गज नेता ने बीजेपी के लिए वोट मांगने से इनकार कर दिया है। शिवपुरी के विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने साफ कर दिया है कि वो पार्टी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेंगी। यशोधरा ने कहा कि कुर्सी किसी और को मिल जाए और कोई नया चेहरा आ जाए, कुर्सी हमेशा साथ नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए, कोई और चेहरा आ जाए, ये भी एक दिशा भी दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपने ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती। दरअसल यशोधरा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा यशोधरा ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो बीजेपी ने उनकी जगह देवेंद्र जैन को टिकट दे दिया, जिससे यशोधरा नाराज बताई जा रही हैं और उनकी नाराजगी उनके बयान में सामने आ गई है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां तो बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे ही रही है। बीजेपी की मुश्किल उन राज्यों में भी दिख रही है जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां भी पार्टी मुश्किल में दिख रही है। खासतौर पर इस समय महाराष्ट्र में तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन तक चल रहा है। मराठा सड़क पर हैं और उन्होंने राज्य को ही ठप कर दिया है और अब इसे लेकर राज्य के एनडीए सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। तो क्या हुआ बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलनकारियों का गुस्सा अब सत्ताधारी दलों के विधायकों पर फूटता दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 2 विधायकों के घर फूंक दिए हैं, सरकारी संपत्तियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंदोलन पूरे राज्य में फैल चुका है। खासतौर पर मराठवाड़ा के हालात सरकार के हाथ से निकल चुका है। मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे के नेतृत्व में 25 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का दबाव अब सरकार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसी दबाव के चलते सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी चीफ शरद पवार सहित 32 दलों के नेता शामिल हुए। सह्याद्री भवन में सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक का न्योता शिवसेना यूबीटी को नहीं दिया गया था, जिसे लेकर संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दल के 6 सांसद और 16 विधायक हैं, उसे न्योता नहीं देकर सरकार इस मुद्दे पर भी सियासत कर रही है।
दूसरी ओर बैठक के बाद करीब 1:30 बजे एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता ने इस बात पर सहमत हुए हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। ये निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में हो और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे से भी अपील की है कि वो अनशन खत्म करे। हिंसा ठीक नहीं है। मराठा आंदोलन से शिंदे सरकार मुसीबत में दिख रही है, तो दूसरी तरफ मुसीबत में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी दिखाई दे रही हैं। उन्हें 2 नवंबर को संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है, लेकिन अपने पेशी से पहले महुआ ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वे कैश फॉर क्यूरी मामले में पैनल के आदेश के अनुसार 2 नवंबर को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पन्नों का एक लेटर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पूछताछ करने की अपनी मांग दोहराई है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लेटर पोस्ट करते हुए लिखा कि चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना सही समझा, इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को अपना पत्र जारी करूं। आपको बता दें कि इससे पहले महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था। कैश फॉर क्यूरी केस में लगे आरोपों पर महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन महुआ ने संसद कमेटी से 5 नवंबर का समय मांगा था, लेकिन महुआ के इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया और उन्हें 2 नवंबर को ही आने के लिए आदेश दिया गया था। वहीं महुआ ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा है कि मैंने अदानी ग्रुप पर लगातार निशाना साधा है, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले स्पीकर को लिखे पत्र में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि महुआ मोइत्रा ने हाल तक लोकसभा में जो 61 सवाल पूछे थे, उनमें से 50 अदानी ग्रुप पर थे। आपको बता दें कि महुआ लगातार पीएम मोदी और निशिकांत दुबे पर निशाना साध रही हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। महुआ के दावे के बाद अब देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। कल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ईडी पूछताछ करेगी। पूछताछ कम से कम 6-7 घंटे की तो होगी ही। अब इन 6-7 घंटों में कम से कम 2-4 तो विकास की मीटिंग हो ही सकती थी, 2-4 आम सभाएं भी हो सकती थी चुनाव की। तो चलिए, जो सरकार कुछ भी नहीं करने के आरोपों से घिरी हुई है, कम से कम वो कुछ तो कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात